हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो विजन आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2020 की, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें के 12 टेस्ट हमारे हो गए हैं और प्रीलिम्स के भी हम लोगों ने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो प्रीलिम्स के रहेंगे वो जनवरी से हम लोग 1 to 1 अपना सॉल्व करेंगे। और ये जितना दिसंबर में टाइम बचा हुआ है, इसमें हम डेली क्या करेंगे कि जितने मेंस के हमारे हो जाएंगे टेस्ट, ठीक है, उन सबको सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए और उसको अच्छे से हम लोग मैनेज कर पाएँ। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा पर्सनल काम था, तो मैं घर गया हुआ था और भी थोड़े से इश्यूज़ थे तो उनको सॉल्व करना था। और हमारे जो स्वास्थ्य का भी इशू कह सकते हैं एक वो था, तो इसी की वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। आप लोगों के कमेंट में प्रॉपर पढ़ता था, बट मैं जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप लोगों से मतलब माफ़ी मांग रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रोवाइड नहीं करा पाया। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि किसी चीज़ को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बट मैं ऐसे करने में विफल रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों का अपराधी भी हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको मैं अनाउंस करके ही ये चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी अगेन। और जो है अब ये आज का हमारा ये टेस्ट नंबर जो आपको 13 देखने को मिलेगा, मतलब 1403 टेस्ट नंबर है। और ये मतलब मेंस का ही पूरा टेस्ट है। और इसमें जो ये ज्योग्राफी का पूरा ये रहने वाला टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और गाइज लाइक कर दिया करो यार, और एक शेयर भी कर दिया करो। थोड़ा सा मतलब बनाते हैं वीडियो यार, टाइम लगता है, आप लोग को यकीन नहीं होगा, बट थोड़ा सा तो उसका मुझे भी क्रेडिट तो थोड़ा सा मिलना चाहिए। अगर क्रेडिट मिलता है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है, अच्छा फील होता है। आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ, चीज़ें समझ में आती है, आप लोग कमेंट करते हैं, उनको पढ़ता हूँ, तो एक मतलब पॉजिटिविटी आती है, एक थिंकिंग मतलब अच्छी थिंकिंग आती है, ठीक है। तो बाकी और कोई माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे करके सारे सॉल्व कर लेंगे। और हमारे पिछले वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं वो सारे लोग अब क्या करो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लो, सीएससी सर्कल, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियो मिल जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के भी। और 2020 के प्रीलिम्स के सारे सॉल्व कर रखे हैं, लगभग लगभग सारे सॉल्व कर रखे हैं हमने। 40 से 42 टेस्ट हैं, ठीक है। उनको भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है आगे जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पिछली क्या होता है कि पिछला करंट भी पूछ लेते हैं, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको कर लीजिए इससे, ताकि आप जो है आगे जो भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है उसका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें तो इसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत ज्वालामुखी क्रियाविधि को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या इसकी अवधारणा है, क्या मतलब ज्वालामुखी परिघटनाएं हैं और इनके उद्गार क्यों होते हैं, और इसका मतलब एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्लेटों के रूप में पृथ्वी के स्तन मंडल के व्यापक पैमाने पर होने वाले संचालन का वर्णन है, ठीक है। जहाँ पर प्लेटें अभिसरित होती हैं, यहाँ इनकी अपेक्षिक गति इनकी परिसीमन गति का निर्धारण करती है। और ये प्लेटें जो प्लेटें होती हैं, ये परिसीमाएँ सामान्यतः भूकंप जैसी भूगर्भिक घटनाओं, पर्वतों, ज्वालामुखी व मध्य महासागरीय कटकों और महासागरीय गर्तों जैसी स्थलाकृतिक जो संरचनाओं से संबंधित होती हैं। ये मतलब स्थलाकृत संरचनाओं का निर्माण करती हैं, इस प्रकार कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मुख्यतः अपसारी प्लेटें और अभिसारी प्लेटें परिसीमाएं ज्वालामुखी गतिविधियों हेतु उत्तरदायी होती हैं, लेकिन जो हमारी पैरेलल चलती हैं वो इसके ज़्यादा मतलब इसका उसमें रोल नहीं होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसमें अभिसारी प्लेट सीमाओं पर विवर्तन की प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचालित होती हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार इससे संचालित होती हैं विपरीत दिशा में, ये फॉल्ट बनता है हमारा। और ये परिणाम स्वरूप, ये जिसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है मैग्मा जो मेंटल से इस परिसीमा के ऊपरी भाग में निरंतर प्रवाहित होने लगता है, और ज्वालामुखी परिघटना की
उत्पत्ति में दो महासागरीय प्लेटों की अपसारी सीमाओं के साथ साथ दो महाद्वीपीय प्लेटों की अपसारी सीमाओं का भी योगदान होता है इसमें। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी संवहन धाराएं चलती रहती हैं, ये मेंटल होता है हमारा, ठीक है। इसमें ये मतलब मूव करती रहती हैं ऐसे, ठीक है, और उसी के द्वारा ये ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये शील्ड जो वॉल्केनोज होते हैं और से फ्लोर वॉल्केनोजिम होते हैं, मतलब ये सारे वोल्केनो होते हैं जो इसी के कारण बनते हैं। ये एक लाइन में हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर अब सारी जो प्लेट परिसीमा का केंद्र बिंदु है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब मध्य अटलांटिक जो रिज है उसके नाम से इसे जान सकते हैं। और मध्य अटलांटिक कटक के साथ साथ गर्म मैग्मा का ऊर्ध्वमुखी प्रवाह होता है और उत्तरी अमेरिका व यूरेसी प्लेटों जैसी महाद्वीपीय प्लेटों का भाग बन जाता है। तो साथ ही यह इस जो प्लवनशील मैग्मा की ऊर्ध्वमुखी गति और अंततः शीतलन से महासागरीय अधस्त पर ऊंचे कटकों का निर्माण हुआ है। ये कटक परस्पर संबद्ध होते हैं जो विश्व की सर्वाधिक लंबी अविच्छिन्न ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते। अविच्छिन्न मतलब जो जुड़ी हुई, ठीक है, जो मतलब विच्छिन्न नहीं है, मतलब जुड़ी हुई निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई 60,000 किलोमीटर यानी 37,000 मील के लगभग देखी गई है। अधिकांश जलमग्न ज्वालामुखी महासागरीय सतहों से हजारों मीटर नीचे होते हैं, ठीक है, और ये कटकों पर पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें हम मैप में देख रहे हैं, तो ये वाले जो हम ज्वालामुखी देख रहे हैं ये नीचे ही आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा जो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश है, यानी जो रिफ्ट घाटी देखने को मिलती है, महाद्वीपीय अपसारी प्लेट परिसीमा का उदाहरण है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संलग्न अफ्रीकी प्लेट सामान्यतः नूबियन प्लेट यानी जो पश्चिमी अमेरिका की पश्चिम की दिशा की ओर और वर्तमान में अधिकांश अफ्रीकी प्लेटों सहित ये मतलब सोमालिया प्लेट जो पूर्व दिशा की ओर हॉर्न ऑफ अफ्रीका व पश्चिमी हिंद महासागर सहित के विभिन्न जो आपको देखने को मिलते हैं उसी के भाग में जो विभक्त हुई हैं, ठीक है। इस अपसारी प्लेट परिसीमा के साथ साथ कागो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नरागोंगा और केन्या में माउंट किलिमंजारो जैसी ज्वालामुखियों की उत्पत्ति भी हुई है। तो ये इन महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों को हम देख सकते हैं। और अब सारी प्लेट परिसीमा में विवर्तन की प्लेटें एक दूसरे की दिशा में संचालन करती हैं और परस्पर टकराती हैं, ठीक है। और इन प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट के किनारे पर अल्प घनत्व वाली प्लेट के किनारे के नीचे निक्षेपण मतलब नीचे क्षेपण होता है। मतलब जैसे ये बात करें तो ये एक तरफ से आ रही हैं ये प्लेट, ठीक है। तो ये महासागरीय प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है या कोई भी प्लेट है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगी, जो मतलब भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ मुंह करेगी और ये हल्की वाली ऊपर की तरफ मुंह करेगी। इस प्रकार हम इनमें मतलब ये जैसे ये प्लेट हो गई, ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। तो एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। और इसका जो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बना हुआ है, ये इसको कह सकते हैं जैसे हिमालय पर्वत, ये इसी का एग्जाम्पल, इसी अभिसारी प्लेट परिसीमा का एग्जाम्पल है, इसी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ये मतलब बहुत ही निर्माणकाली श्रृंखला का निर्माण होता है, जो मतलब बहुत बड़ी श्रृंखलाओं का भी एक भाग होती हैं। तो अधिकांश ज्वालामुखी चाप प्रशांत महासागर के सीमांत पर पाए जाते हैं। जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसी के आसपास ये पाए जाते हैं, जिन्हें रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एलिशियन द्वीप समूह है जो बेरिंग सागर में अलास्का से लेकर रूस तक विस्तारित है। अर्थात जो एलिशियन गर्त समानांतर अवस्थित है, जिसका निर्माण प्रशांत प्लेट के उत्तरी प्लेट के नीचे क्षेपित होने से हुआ है। तो उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए आंतरिक प्लेट विरूपण एवं मेंटल प्लूम को भी उत्तरदायी माना जाता है। तो ये मेंटल प्लूम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस सब बातों से ये मतलब क्लियर होता है इन चीज़ों का कि कैसे किन चीज़ों का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चर्चा कीजिए कि प्रौद्योगिकी भारत में
आपदाओं से निपटने से में कैसे मतलब सहायता कर सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, ये प्राकृतिक और मानव आपदाओं को मतलब कैसे इससे हम मतलब निवारण कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी हमको देने पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मतलब कैसे हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जब कोई त्रासदी आती है या कोई मतलब आपदा आती है। ठीक है। तो भारत विश्व में सर्वाधिक प्रवण क्षेत्रों में से एक है। इनकी अपनी विशिष्ट भू जलवायु दशाओं एवं विशाल जनसंख्या के कारण देश का बृहद भाग प्राकृतिक व मानव निर्मित संकटों के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न करता है, जो कभी कभी आपको आपदाओं का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे जीवन एवं संपत्ति को क्षति पहुंचती है। हालांकि कुछ आपदाएं असंभवी होती हैं, परंतु विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में निश्चित सहयोग प्रदान कर सकता है। तो आपदा पूर्व चरण क्या हो सकता है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, उसके बाद आपदा से बाद क्या करेंगे हम लोग, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आपदा के पूर्व चरण की अगर हम बात करें तो इसमें जोखिम की पहचान करना कि जोखिम क्या हुआ है, किस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। ठीक है। तो जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जीआईएस जो मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र है। ठीक है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर मतलब ये घटनाएं हो सकती हैं, और उनका मानचित्र के माध्यम से उसकी जोखिम प्रकृति, संसाधन और आधारभूत अवसंरचना और उपलब्ध संसाधनों से संबंधित अनुक्रिया एवं रियल टाइम सेटलमेंट इमरजेंसी जैसी बहुस्तरीय जियो रेफरेंसेस सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इससे ये हमको पता चलता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो प्रणालियों को भूकंप की तीव्रता और प्रारूपों के विश्लेषण हेतु भूकंपी आंकड़ों की सहायता और अधिक उन्नत और ज्वालामुखी उद्भेदन के पूर्वानुमान में परिनियोजित किया जा सकता है। वर्षा के आंकड़ों के अभिलेखन और बाढ़ सिम्युलेशन से बाढ़ पूर्वानुमान एवं निगरानी में सहायता प्राप्त हो सकती है। मशीन लर्निंग चक्रवात के आगमन से संबंधित पूर्वानुमान में सहयोग कर सकती है। हाल ही में भूगोल ने केंद्रीय जल के सहयोग से पटना में बाढ़ स्थिति के जो आकलन हेतु बुद्धिमत्ता प्रतिमान का प्रयोग किया था। हालिया शहरी बाढ़ के दौरान मानचित्र आधारित चेतावनियां भी प्रेषित की गई थी। तो ये हमारा रियल एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। और पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे कि उपग्रह आधारित संचार प्रौद्योगिकी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे उड़ीसा में पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली जो है, ठीक है, इसको विकसित करने से क्या हुआ कि जो प्रखंड स्तर पर दोष मुक्त संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए डिजिटल मोबाइल रेडियो अवस्थित आधारित चेतावनी प्रणालियों और दूर से संचालित सायरन प्रणालियों और यूनिवर्सल गेटवे जैसे प्रौद्योगिकी के एकीकृत उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। और आपदा के दौरान हम इसे किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो खोज और दबाव जैसे कि एरियल रोबोटिक्स मानवीय सहायता के स्तर को व्यापक रूप से परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि वास्तविक समय में क्षति आकलन हेतु ड्रोन पर लगे उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे की सहायता से क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सकता है, और अवरक्त कैमरे और उन्नत श्रवण प्रणालियों में मलबे से नीचे दबे और आग की लपटों में फंसे लोगों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। और रात्रि फुटेज जो होती है, यानी फुटेज को लाइव किया जा सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण बचाव प्रयासों की सफलता में वृद्धि हो सकती है, इनका जीवन के लिए जोखिम स्थितियों में तथा दुर्गम क्षेत्रों तथा भोजन और चिकित्सीय आपूर्ति प्रदान करने हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें इसका डिसाइड करना है कि हमें उसको किस प्रकार यूज करना है। ठीक है। और अनुक्रिया की बात की जाए तो इसमें देखो आपदा के दौरान अधिक मात्रा में आंकड़े सृजित किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत और चिकित्सीय आंकड़े, सड़कों की भू अवस्थिति और जीवित बचे लोगों तक पहुंच आदि से संबंधित आंकड़े, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स की सहायता से अनुक्रिया प्रयासों का प्राथमिकता प्रदान करने और इष्टतम बनाने हेतु इस प्रकार के डेटा को प्रबंधित एवं प्रभावी ढंग से नियोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ताकि उनकी सहायता हो सके। ठीक है। और आपदा पश्चात चरण में क्या होना चाहिए कि हमको मतलब उस समय क्या करना चाहिए, तो पुनर्बहाली, पुनर्वास, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा एनालिटिक्स का बेहतर भूमि अनुपयोग से संबंधित नियोजन विनियमन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। जैसे
बात की जाए तो आपदा प्रत्यास्थन अवसंरचना के निर्माण हेतु सुरक्षित स्थल के चयन में सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड प्रौद्योगिकी आधारित एप्लीकेशन को महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो केरल ने डिजिटल अभिलेखों के प्रयोग के माध्यम से बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के खोए हुए प्रमाण पत्रों की पुनर्प्राप्ति के लिए भी सर्टिफिकेट आंदोलन का सृजन किया था। तो ये एक मतलब हमारा लाइव एग्जाम्पल है जो हाल ही में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर है तो ये हमारा देखो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क जो देखने को मिलते हैं 2015 से 30 का, ये मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोनों आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी भोजन, जल, आश्रय और भावनात्मक सहायता जैसे मूलभूत साधनों का स्थान नहीं ले सकती। तो ये तो सही है, क्योंकि वो मशीन है, मशीन की तरह से ही काम कर सकती है वो, मतलब भावनात्मक स्थितियों का वो नहीं समझ सकती। तथापि अधिक लोगों तक पहुंच और समुदाय की क्षमता विकसित करने में सहायता करके आपदा राहत के प्रयासों में सुधार किया जा सकता है और बहुत लोगों को उससे बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि भारत में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसके महत्व कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं पर हम अच्छे से मतलब फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिम के प्रति सुभेद्य समुदाय सुरक्षित और सुनम्य समुदाय बनाने की दिशा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को व्यवस्थित प्रबंधन करते हैं। और इसमें सुभेद्यता क्षमता और जोखिम आकलन, जोखिम न्यूनीकरण, नियोजन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा पश्चात राहत और सहभागी निगरानी तथा मूल्यांकन जैसी विभिन्न चरण सम्मिलित किए जाते हैं। तो बाढ़, भूस्खलन और सूखा इत्यादि जैसी सामाजिक प्राकृतिक संकटों में संबद्ध लघु से मध्यम पैमाने की आपदाओं की घटना में तेजी से वृद्धि के कारण भारत में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की प्रासंगिकता बढ़ गई है, मतलब बढ़ रही है। तो भारत में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के महत्व कौन कौन से हैं। तो प्रथम अनुक्रियाकर्ता की भूमिका की, मतलब स्थानीय समुदाय आपदा के उपरांत प्रथम अनुक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार प्रबंधन में सामुदायिक स्तर पर पर्याप्त जागरूकता और तत्परता एवं उसके निवारण में भी मतलब प्रासंगिक है। और तैयारी की बात की जाए तो स्थानीय समुदाय लोग पहले वहाँ पे आते हैं, वही लोग उनकी सबसे ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। तो ये मतलब पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ साथ बेहतर रीति से अभिकल्पित तैयारी संबंधित उपायों का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। और संसाधन सूची की बात करें तो इसमें समुदाय के भीतर उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के विश्लेषण में सहायता प्राप्त होगी, जिसका आपदा शमन यानी आपदा को कम करने की तैयारी के लिए भी हम उपयोग और उसका संवर्धन भी कर सकते हैं, जिसके आपदाओं कम हों और उसका कम से कम हमको क्षति करनी पड़े, ठीक है। और स्थानीय विशेषज्ञता की बात करें तो समुदाय के स्तर के पास आपदाओं से निपटने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे कि शमन में सहायता करना, ठीक है, और चेतावनी संकेतों और स्थानीय रूप से सुरक्षित एवं सुभेद्य क्षेत्रों की जानकारी और विगत आपदाओं का अनुभव, उत्तरजीविता की विधियों आदि का भी सम्मिलन करना होता है। और विकेंद्रीकरण में अगर बात करें तो सरकार आपदा के समय तुरंत प्रत्येक घर या गांव तक नहीं पहुंच सकती। इस पहलू में विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय लोग ही वहां पर उपचारात्मक उपाय का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा पॉइंट जैसे हो गया बहुहितकारक भागीदारी। तो इसमें स्थानीय और गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज होते हैं, सरकारी अधिकारियों तथा जनजातीय महिलाओं व दिव्यांग आदि जैसे सुभेद्य समूहों की सहायता सक्रियात्मक भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही संगठित समुदाय अधोगामी जवाबदेही की मांग करने में बेहतर रूप से सक्षम होते हैं। और ये जो समुदाय होते हैं ध्यान और संकेंद्रण सुभेद्य समूहों की पहचान में सुविधाजनक भी बनाते हैं, क्योंकि ये लोग उनसे परिचित होते हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आपदा प्रत्यास्थ जो परिस्थितियां तंत्र के सृजन में दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपना रहा है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम बंगाल के सालडीहा गांव के जल संकट में सूखे की स्थिति में शमन करने के लिए जो मिटिगेशन हुआ था उसकी रणनीति अपनाई गई। साथ ही 2006 में गुजरात में आई बाढ़ के दौरान सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन के लिए जो ये
सकारात्मक प्रभाव और उत्साहजनक रहा था। ठीक है, तो इसमें सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया था, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। भारत सरकार द्वारा समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया है। ठीक है, और आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में समुदाय और नागरिक समाज के मजबूत संबंधों को अनिवार्य बनाता है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 और आपदा प्रबंधन योजना 2019 में इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश भी आए हैं। ठीक है, और ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में जो आया था, और 2015-30 तक इसकी जो मतलब आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी और एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया है। इस प्रकार कार्यशाला और प्रशिक्षण के माध्यम से समुदायों की क्षमता के निर्माण में आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदाय के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि आइस एल्बिडो फीडबैक क्या है और यह जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित है। तो आइस एल्बिडो होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो ये परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के क्या मतलब इसके कारण है, कैसे ये उनसे संबंधित है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइस एल्बिडो फीडबैक जलवायु संबंधी एक पॉजिटिव फीडबैक है, यानी जो कह सकते हैं कि प्रभाव को तीव्र करने या बढ़ाने वाली है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें हिम आच्छादन, हिम नदियों और समुद्री हिम के क्षेत्रफल में परिवर्तन पृथ्वी के एल्बिडो और सतह के तापमान में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती है जहां समुद्री हिम का एक खंड पूर्णतः पिघल जाता है। परिणामतः समुद्री जल की गहरे रंग की सतह अनावृत हो जाती है और अनावृत सतह हिम की तुलना में अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती है। तो हिम अपनी अत्यधिक परावर्तक प्रकृति के कारण सौर ऊर्जा के कुछ भाग को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देता है। यदि हम बात करें कि यदि हिम के समतुल्य क्षेत्र को जल या भूमि यानी कम एल्बिडो वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करें तो प्रतिस्थापित कर देता है, तो वह ऊर्जा को कम परावर्तित और अधिक अवशोषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। जैसे कि मतलब एक बर्फ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो मतलब लगभग लगभग पूरा पार्ट ये जो है जो इसका परावर्तित कर देता है, तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो पिघल जाएगा तो ये इसका टेम्परेचर और ज़्यादा पृथ्वी का बढ़ाएगा। तो इसके जो इस डायग्राम के आधार पर हम देख सकते हैं। तो वार्मिंग की बात अगर की जा रही है तो इसमें देखो मेल्टिंग ऑफ सी आइस जो होते हैं वो अगर पिघलेंगे तो इंक्रीज एब जो एब जो जो मतलब प्रकाश है उसको ज़्यादा हम लोग जो है कह सकते हैं उसको परावर्तित नहीं कर पाएंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। हाल ही में संभावना व्यक्त की गई है कि आर्कटिक महासागर 2044 से 2067 के बीच प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए कार्यात्मक रूप से हिम मुक्त हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका क्षेत्र विश्व के शेष भागों की तुलना में दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। इसका एक कारण आइस एल्बिडो फीडबैक क्रियाविधि को भी माना जा रहा है। तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है जलवायु परिवर्तन के साथ, जो ये इसका एल्बिडो फीडबैक का संबंध की अगर बात की जाए तो तापमान वृद्धि के कारण इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बर्फ के नीचे की ओर से पिघलती है और जबकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस जैसी गैसों को गर्म करती है, जिससे आर्द्रता में वृद्धि होती है। इससे और अधिक हिम पिघलती है। परिणाम स्वरूप सौर प्रकाश के कम परावर्तन और अधिक अवशोषण है, तो जल अधिक मात्रा में अनावृत होता है। और अनावृत मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब पिघल कर वो समुद्रों में आ जाएगा। तो उसका जो समुद्र के किनारे जो देश हैं उनका जो मतलब क्षेत्रफल कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन आइस एल्बिडो फीडबैक में वृद्धि करता है और आइस एल्बिडो फीडबैक जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है। तो अगर बात की जाए तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण आइस एल्बिडो फीडबैक क्षेत्रीय तापमान को प्रवर्धित करता है, यानी मतलब बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। और इस प्रकार प्रवर्धन के कारण हिमांक मंडल जो है क्रायोस्फीयर को पृथ्वी का प्राकृतिक तापमापी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक घटक में परिवर्तन से पृथ्वी पर जैविक, भौतिक और सामाजिक प्रणालियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थायी तुषार भूमि के तापन के परिणाम स्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हो की संभावना हो सकती है। समुद्र के
समय से पूर्व पिघलने के कारण शैवाल, पादप, प्लवक, आबादी आदि अधिकतम हो सकते हैं और शीघ्र ही उसमें गिरावट होने लगती है। उदाहरण के लिए आर्कटिक क्षेत्र में जब क्रेस्टेशियस और आर्कटिक कॉड जैसी मछलियां पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में संघर्ष करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, तो पूरा एक मतलब तंत्र वहाँ का नष्ट होने लगता है। तो ध्यातव्य है कि समुद्री हिम की क्षति केवल जलवायु परिवर्तन का चेतावनी संकेत नहीं है, बल्कि यह सक्रिय रूप से पारिस्थितिकी परिवर्तन को प्रेरित करने वाली परिघटना है। इस प्रकार समुद्री हिम की क्षति की निरंतर निगरानी करने और उसके पिघलने से रोकने के लिए वैश्विक प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही मानव उत्प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु भी पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व भर में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आवृत्ति में वृद्धि क्यों हुई है और ऐसे बाढ़ से निपटने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित कीजिए। तो ये ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड जो है ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्पष्ट करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, इसकी बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि के कारण क्या क्या हैं, इसका कैसे हम लोग समाधान निकाल सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड जो है ये GLOF तो हिम नदों से संलग्न है और इसके सम्मुख जो आपको देखने को मिलेगी आंतरिक भाग में या फिर नीचे या हिम नदी की सतह पर या निर्मित झील जो है उससे जल का अकस्मात होने वाला प्रवाह केवल ढीली मृदा और मलबे से युक्त हिमोड़ से परिमित झील में दरार उत्पन्न होने तथा ढाल प्रवणता और उच्चातिक्रमण जो होता है उच्च अतिक्रमण या अन्य क्रियाविधिक विफलता के कारण अनुप्रवाह की दिशा में भयावह बाढ़ की उत्पत्ति होती है। तो इस बृहद भू आकृति और सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। तो संपूर्ण विश्व के अनेक हिमनद जैसे कि हिंदुकुश है, काराकोरम है, हिमालय के हिमनद है, तेजी से पिघल रहे हैं, जिसमें हिमीकृत झीलों का निर्माण हो रहा है, जिससे संभावित भयावह बाढ़ की उत्पत्ति हो रही है। तो GLFO जो है मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है की आवृत्ति बढ़ने के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं। जैसे कि बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव, तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओबियसली जो है मतलब बर्फ़ पिघलेगी और जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो जो बर्फ़ का पानी है वो तो झीलों का निर्माण होगा और वो फ्लड का निर्माण करेगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ दबाव डालेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो नीचे की तरफ बहता हुआ चला आता है, ठीक है। और हिमीकृत झीलों की अस्थिरता हिमनदों में मलबे और ब्लैक कार्बन का संचय से अधिक बढ़ गई है। तो मतलब ये जो बर्फ़ के ग्लेशियर होते हैं इनके नीचे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती, इससे और तेज़ी से ये मतलब होता है, ठीक है। और स्थायी तुषार भूमि और हिमनद के ताप में वृद्धि, तो हिम सहित के जो झील में परिवर्तन होने से अन्य जलवायु उत्प्रेरक कारक होते हैं। इसके लिए हिमोड़ बांधों में हिम क्रोड पिघल रहे हैं, ठीक है, और हिमोड़ जो खंडन और परिणाम स्वरूप झील में जो जल निकासी का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब बाधित होता है। और मानवीय गतिविधियों ने हिम नदों के कैचमेंट क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की है। वनों की व्यापक कटाई, मानव जनित गतिविधियों के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाओं में तीव्रता आई है, जिससे हिमीकृत झीलों की अस्थिरता में वृद्धि हुई है। तो इन चीज़ों को हम लोग स्पष्ट और साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। और अकस्मात बाढ़ के आगमन से जीवन, संपत्ति, कृषि, पशुपालन, वनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को गंभीर क्षति हो सकती है। और GLFO का जो प्रभाव कम करने में कई संभावित विधियां हैं, जैसे कि झील में जल की मात्रा कम करके GLOF से संभावित अत्यधिक तीव्र प्रवाह को कम किया जा सकता है, जिसके तहत नियंत्रण मार्ग संरचना का निर्माण करके, पंप करके और या फिर अवनलिका द्वारा हिमोड़ या हिम बांधों के नीचे सुरंग का निर्माण करके इसको जो है झील से जल को निकासी की जा सकती है, जिससे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और हिमोड़ बांध सीमावर्ती क्षेत्र की अस्थिरता के निवारण उपाय है, जैसे कि झील के हिमस्खलन को रोकने हेतु ढीली चट्टानों की परत हटाने से कुछ हद तक ये समस्या जो है इसका समाधान हो सकता है। और बहुचारित दृष्टिकोण, बहुकालिक डेटा समुच्चय और बहु
अनुशंसात्मक पेशेवरों का उपयोग करके GLOF की निगरानी कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। और इसमें जो GSI और सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, और सुदूर संवेदन का उपयोग करके हिमनदों और हिमीकृत झीलों की संचालन सूची का निर्माण सम्मिलित है। और अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित क्षति को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन GLFO वाली जो समस्या का मानचित्रण, सुभेद्यता आंकलन की कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, उनका मतलब सीमांकन किया जाना चाहिए। और उन्हीं क्षेत्रों में उसकी जो है उसकी नियंत्रण के लिए उसके उपाय किए जाने चाहिए। तो हाल ही में हिमालयी क्षेत्र की बढ़ती सुविधता को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने सिक्किम सरकार द्वारा एक पूर्व चेतावनी संबंधी GLOF प्रणाली का विकास किया है, ठीक है। तो ये हमारी भारत सरकार इसके संबंध में काम भी कर रही है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि अरब सागर क्षेत्र में चक्रवाती गतिविधि की बढ़ती आवृत्ति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये चक्रवाती जो क्षेत्र है ये अरब सागर में ये क्यों मतलब बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अरब सागर में जो सामान्यतः न्यूनतम चक्रवाती गतिविधियों हेतु उत्तरदायी जो कारण है कौन कौन से हैं, और इसमें ये वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है, इनके बारे में हम लोग पूरा मतलब डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें समुद्री सतह के निम्न तापमान के कारण बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर कम चक्रवाती तूफान प्रवणता है, क्योंकि समुद्री सतह का निम्न तापमान चक्रवाती तूफानों के विकास और संपोषण के लिए अनुकूल नहीं होता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अरब सागर में चक्रवात के स्वरूप आवृत्ति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पूर्व में चेतावनी गुजरात के तट तक ही सीमित रहते थे, किंतु वर्तमान में केरल, कर्नाटक भी सुभेद्य क्षेत्र बन गए हैं। मौसम विज्ञान की जो विभाग है इसके अनुसार अगर बात करें तो अरब सागर में 2019 में चक्रवातों की आवृत्ति में 400% से अधिक वृद्धि हुई है। 2019 में भारत में आए 8 में से 5 चक्रवात अरब सागर क्षेत्र में आए हैं। इन 5 में से 2 वायु और महा अत्यधिक प्रचंड थे, जबकि एक क्यार ये सुपर साइक्लोन था। तो इसके विभिन्न कारण उत्तरदायी इनको कहा जाता है, विभिन्न कारणों के द्वारा हम इसको बता सकते हैं। तो इसमें पहला है कि प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि, इंडोनेशिया थ्रोफ्लो जो है उसके माध्यम से पश्चिमी प्रशांत महासागर के अतिरिक्त ऊष्मी ऊर्जा के दक्षिण जो हिंद महासागर में स्थानांतरण से अरब सागर की समुद्र सतह के तापमान में अचानक वृद्धि हुई है। और हाल ही के वर्षों में घटित एल नीनो मेडोकी की स्थिति के कारण उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन हुआ है, जिससे अरब सागर में चक्रवात की उत्पत्ति हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। और ये जो हिंद महासागर द्विध्रुवन है, यानी इंडियन ओशियन डाइपोल जो IOD होता है, ये समुद्री सतह के तापमान का अनियमित प्राकृतिक दोलन है। इसमें हिंद महासागर के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर क्रमिक रूप से गर्म और ठंडा होता रहता है। तो सकारात्मक IOD के फलस्वरूप पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म होता है, और नकारात्मक जो IOD होता है ये परिणाम स्वरूप इंडोनेशिया के समीप जो समुद्री सतह के तापमान औसत से कम ठंडा होता है। और ये वर्तमान में घटित सकारात्मक IOD की घटना पूर्व के 60 वर्षों में सर्वाधिक प्रबल है। इसके परिणाम स्वरूप SST में वृद्धि हुई है, मतलब जो समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है। तो सामान्यतः वायु कर्तन की बात करें तो विंड शियर जो होती है, अर्थात वायुमंडल के तल में शीर्ष तल का पवनों की प्रवाह और गति में परिवर्तन बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अपेक्षाकृत प्रबल है। यह चक्रवातों के ऊर्ध्वाधर विकास को बाधित करता है, किंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यह वायु कर्तन अरब सागर में क्षीण हो गया है, जो चक्रवातों के विकास में सहायक है। तो भारतीय समुद्र में चक्रवाती तूफान भारी वर्षा, तड़ित झंझा और ज्वार, उच्च ज्वार तथा तीव्र पवनों से संबंधित जो तटीय क्षेत्रों में व्यापक विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि से जनजीवन, आजीविका तथा तटीय परिस्थितियों को भारी क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमको मतलब पूरे विश्व को एक साथ आकर इन चीज़ों से हमको निपटना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में देखी जा सकने वाली समताप मंडलीय तापमान की
घटना की व्याख्या कीजिए, या अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र के निर्माण का किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखें। तो इसमें जो ये मतलब है कि आकस्मिक जो समतापमंडलीय तापमान क्या है, ठीक है, तापन क्या है, इसके उत्तरदायी कारण क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, और ओजोन छिद्र के निर्माण में इसके क्या प्रभाव हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें आकस्मिक समतापमंडलीय तापमान के जो समतापमंडल के तापमान में त्वरित वृद्धि जो कुछ ही दिनों में 50 डिग्री से अधिक को दर्शाता है, ये देखा गया है। यह उत्तरी गोलार्ध में एक सामान्य और औसतन प्रत्येक दूसरे वर्ष घटित होने वाली परिघटना है। हालांकि ये दक्षिणी गोलार्ध में यह दुर्लभ घटना है, किंतु यहाँ भी इसकी आवृत्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें कम देखने को मिलती हैं चीज़ें, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो सामान्यतः यह परिघटना पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर की कम ऊंचाई से प्लेनेटरी स्केल तरंगों की उत्पत्ति और ऊपर उठते हुए इनके समतापमंडल तक पहुंचने पर घटित होती है। समतापमंडल में इन तरंगों का क्षय हो जाता है। तो ये मतलब समतापमंडल में तो इनका प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये जो पहले इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग जो क्षोभ मंडल में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आकस्मिक समतापमंडलीय तापमान की प्रक्रिया क्या है, तो ये प्रत्येक शीत में प्रबल पछुआ पवनें ध्रुव के ऊपर समतापमंडल में उत्पन्न होती हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ की मतलब अधिक दबाव और कम तापमान होता है, वहाँ दक्षिण महासागर में कम दबाव और उच्च तापमान देखने को मिलता है कि तापमान में अंतर के कारण ध्रुवीय क्षेत्र का परिभ्रमण करने लगती हैं। इससे समतापमंडलीय ध्रुवीय भवन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये देखो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ कम चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो तत्पश्चात ये दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु में जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है और ध्रुवीय क्षेत्र पर सूर्य ताप के आपतन के कारण उच्च तापमान बढ़ने लगता है, और निचले वायुमंडल से वायु तरंगें ऊपर उठकर समतापमंडल तक जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समतापमंडल को गर्म कर देती हैं। इससे समतापमंडलीय ध्रुवीय भवन दुर्बल हो जाता है, और पछुआ पवनें यदि तरंगें ध्रुवीय भवन को तेजी से विघटित हो रही होती हैं तो दिशा की विपरीत हो जाती हैं। इससे समतापमंडलीय तापमान में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप अकस्मात समतापमंडलीय तापन की परिघटना उत्पन्न होती है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र के निर्माण पर प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो क्या क्या प्रभाव हैं इसके। तो अगर प्रभाव की बात की जाए तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र का निर्माण दक्षिणी गोलार्ध की शीत ऋतु की अंतिम अवधि में होता है, क्योंकि परावर्तित सूर्य की किरणें ओजोन अवक्षय प्रतिक्रिया आरंभ करती हैं, और इस प्रतिक्रिया में मनुष्य द्वारा निर्मित यौगिक से व्युत्पन्न रासायनिक रूप से सक्रिय क्लोरीन और ब्रोमीन शामिल होते हैं, जो शीत समतापमंडलीय परतों में निर्मित मेघों की सतह पर पाए जाते हैं। हालांकि अकस्मात समतापमंडलीय तापन के कारण तापमान में हुई तीव्र वृद्धि ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघों के निर्माण को प्रतिबंधित करती हैं, और ध्रुवीय समतापमंडलीय मेघों के जीवन चक्र की अवधि भी कम हो जाती है। इसलिए ओजोन अवक्षय प्रक्रिया सीमित रहती है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ध्रुवीय भंवर के विघटन के मध्य अक्षांशों और ध्रुवीय क्षेत्र में वायु के जो मिश्रण में वृद्धि हुई है, कटिबंधों में बाधित पवनें और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ओजोन संतृप्त वायु का परिवहन करती हैं, जिससे ओजोन छिद्र की मरम्मत में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार ये मतलब उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ा सकती हैं ये ओजोन छिद्र को। तो ये मतलब पूरा उसी पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वैकल्पिक वोल्केनिक विंटर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो वोल्केनिक विंटर क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और इसकी क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो वोल्केनिक विंटर की अगर हम बात करें तो ये अत्यधिक ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तापमान में हुई आकस्मिक कमी है, और तापमान में यह कमी विस्फोट से उत्सर्जित राख और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों में निर्मुक्त होने और उनके द्वारा सौर ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में बाधित करने के कारण होती है। और चूंकि ये सल्फर एरोसोल
आपतित सौर विकिरणों को परिवर्तित और पार्थिव विकिरण को अवशोषित करते हैं, इसलिए क्षोभ मंडल का निचला भाग ये आपको देखने को मिलता है ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो निचला भाग है वो तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऊपरी भाग ये जो है गर्म रहता है। तो इस बारे में हम लोग देखो, ये जो सूर्य की किरणें आती स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो कुछ तो मतलब चली जाती हैं, लेकिन जो ये दीर्घ वेव होती हैं ये मतलब ये वाली इन चीज़ों का मतलब पूरा रहता है इसमें। ठीक है, तो जो वोल्केनिक विंटर के उदाहरण हैं इसमें देखो, माउंट पिनाबो फिलीपींस में लुजोन द्वीप पर स्थित है। इसमें 1991 में हुए विस्फोट के कारण कुछ वर्षों तक विश्व की जलवायु लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल हो गई थी। तो अन्य उल्लेखनीय उदाहरण की बात करें तो 19वीं सदी का क्राकाटोआ विस्फोट, जो 17वीं शताब्दी का माउंट तंबोरा विस्फोट और 16वीं शताब्दी का लाकी विस्फोट देखने को मिलेगा, जिसके ये मतलब प्रेजेंट उदाहरण आपको देख सकते हैं। ठीक है, जो ऐसी घटना हुई थी ताकि जो है तापमान कम हुआ था। और हाल ही में ये संभावना व्यक्त की गई है कि व्योमिंग यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन सुपर वोल्केनो में विस्फोट औसत वैश्विक तापमान के 15 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाकर विश्व में हिमीकरण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वोल्केनिक विंटर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये मतलब जो वोल्केनो की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न होती, जो मतलब टेम्परेचर गिर जाता है वायुमंडल का। ठीक है, उसके बारे में ये बिल्कुल बात की जा रही है। तो मतलब 15 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। तो वोल्केनिक विंटर के प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो राख के बादल होंगे कि निलंबित हवा, जो पार्टिकल हैं हवा में लटके हुए राख के कण कई सप्ताह तक सूर्य की किरणों को अवक्षेपित कर देते हैं। जैसे जाड़ों के मौसम में देखते हैं ना, कोहरा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, नीचे पार्ट में होता है, जो वायुमंडल का निचला पार्ट होता है, तो वो इसीलिए क्योंकि ऊपर वो जा नहीं पाते हैं ना, वो लटके रहते हैं वैसे ही, इसीलिए वो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यही घटना उसमें भी हो सकती है। और मौसम के पैटर्न में विकृत, तो इसमें तापमान में कमी होती है और इसके कारण फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली सी बात है, जब टेम्परेचर गिरेगा तो हर तब फसलें भी उनका नुकसान होगा, जो पशु हैं उनको भी, और जो उनके वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी लोग हैं सारे के सारे उससे प्रभावित होंगे। ठीक है, और समतापमंडलीय तापन में जो होता है कि किरणें परिवर्तित और अवशोषित हो जाती हैं, जिससे कि ऊपरी वायुमंडल गर्म हो जाता है और वायु संचार और मौसम का पैटर्न प्रभावित होता है, तो वो भी प्रभावित होगा। और ओजोन क्षरण की बात की जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, अन्य जो विसरित एरोसोल ओजोन परत के जो क्षरण का कारण भी बनते हैं। तो ये सब मतलब ये तो उसके हो ही सकते हैं। और अम्ल वर्षा तो ये तो हो ही गा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धरातल पर जो अम्लीय वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं एरोसोल। ठीक है, जो जल से मिलकर, जैसे कि पेड़ पौधों के विनाश और मिट्टियों में विषाक्तता, झील तालाबों में अम्लीयता, शोषण संबंधी समस्याओं आदि उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ेगा इसका कि कम तापमान और गहन जल के उत्प्रवाह की कमी में पोषक तत्वों का प्रवाह प्रभावित होगा, जिससे समुद्री आहार श्रृंखला के लिए भी संकट उत्पन्न होगा। और पॉपुलेशन वाटल नेक की बात करें तो इसमें कुछ शोधकर्ताओं ने वोल्केनिक विंटर को पॉपुलेशन वाटल नेक अर्थात किसी प्रजाति की आबादी में तीव्र कमी के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप आबादी में जीन पूल में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है इसका। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सागरीय अधस्तल विस्तार के संदर्भ में समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें ये जो सागरीय अधस्तल है, यानी कि जो प्रोमिनेंट एविडेंस है, जो इसका ब्रिंग आउट ऑफ प्रोमिनेंट एविडेंस, उसके बारे में अगर बात करना है कि ये जो देखने को मिलता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। तो ये क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसको समर्थन करने वाले कौन कौन से साक्ष्य हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सागरी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो सागरी अधस्त विस्तार का सिद्धांत हैरी हेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह मध्य सागरीय कटक पर जलवायु गतिविधियों के द्वारा नई महासागरीय प्रपटी यानी क्रस्ट का निर्माण होने की परिघटना है, जिसके महासागरीय क्रस्ट का कटक दोनों ओर संचालन होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये स्प्रेडिंग, सी फ्रेडिंग, तो ये मतलब समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उसके बारे में ये बात की जा रही है कि ये देखो, ये इस तरफ से जो हमारी एस्थोनोस्फीयर में ये गति कर रही है ये प्लेट। ठीक है, और ये एक इस तरफ कर रही है, तो ये मतलब सागर का स्तर बढ़ रहा है, उसी के बारे में ये बात की जा रही है, जो कि आप लोग
नॉर्मल वे में बात करें तो ये अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है, उसमें हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। जो अटलांटिक कटक होता है, ठीक है, इसी से ये बनता है। तो इसमें जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की जा रही है, तो इसमें महासागरीय कटक के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रकृति में विभेदन होता है और इसमें नए लावा प्रवेश कर जाता है। और जब लावा ठंडा होता है तो यह कटक के किनारे पर दूर धकेल जाता है, मतलब उसके दूर, जैसे ये स्प्रेडिंग हुआ तो उसके बाद ये आगे बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, इसी तरह इस क्रम में चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ भी इसी तरह क्रम में चलता रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ठंडा होगा, किनारे पे ढकेल दिया जाता है। तो इस प्रसार का उत्तरवर्ती नवीन महासागरीय अधस्तल का निर्माण होता है। माना जाता है कि पदार्थ का वह प्रभावी महाद्वीप के स्थानांतरण अथवा अपसरण का कारण बनता है। तो सागरीय अधस्तल विस्तार का जो सीफ्लोड स्प्रेडिंग का जो के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है, इन्होंने जो दिया है वो सही है या गलत है। तो उसकी जांच करने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चट्टानों की आयु के बारे में, तो मध्य सागरीय कटकों की शीर्ष के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित चट्टानों में निर्माण अवधि और रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों के संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं पाई जाती हैं। और मध्य सागरीय कटक की निकटवर्ती चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है। ये चट्टानें नवीनतम हैं और कटकों में शीर्ष से चट्टान की दूरी जितनी अधिक होती है उनकी आयु भी उतनी ही अधिक देखी जाती है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है। दूसरा अगर बात करें तो ऊष्मीय प्रवाह की, तो तापीय अनुसंधानों से संकेत प्राप्त हुए हैं कि नितल के निक्षेपों के माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह मध्य महासागरीय कटक के ऊपर स्थित महाद्वीपों को छोड़कर महाद्वीपों के माध्यम से होने वाली ऊष्मीय प्रवाह के समतुल्य होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। और यह ऊष्मा का प्रवाह सामान्यतः 3 से 4 गुना अधिक होता है। यह माना जाता है कि सामान्य से असामान्य रूप से उच्च मान कटक के शीर्ष के पास पिघले हुए पदार्थ के परिवेश को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें एविडेंस है हमारा कि कम तीव्रता वाली भूकंप तरंगों का वेग। तो अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि कटक के शीर्ष पर अत्यंत कम तीव्रता वाली भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती। इसका कारण तापीय प्रसार और ऊपर की ओर प्रवाहित मैग्मा के माध्यम से होने वाले सूक्ष्म भ्रंशन को माना जाता है। और चुंबकीय विसंगतियों की बात करें तो अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मध्य महासागरीय कटक प्रणाली के अक्ष से दूसरी दूरी पर बढ़ने के साथ साथ एकांतर क्रम में असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। यह अनियमित संरचना अक्ष के दोनों ओर अक्ष के समांतर लगभग सममितीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जो समांतर असंगतियों की पट्टियां बनाते हैं। और समुद्री निक्षेप की बात करें तो इसमें जैसे होता है कि अब तक की सबसे पुरानी निक्षेप कोरिंग और डेजिंग और डीप सी ड्रिलिंग से प्राप्त हुए हैं, जो जुरासिक कालीन लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले के हैं, ठीक है। ऐसे निष्कर्ष कई वर्षों से भूवैज्ञानिकों के मध्य प्रचलित महासागरीय बेसिनों के स्थायित्व के सिद्धांत के साथ असंगत हैं, ठीक है। तो उपयुक्त साक्ष्य से हेस द्वारा प्रतिपादित सागरीय अधस्त विस्तार के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। और हालांकि किसी महासागरीय प्लेट के प्रसार के अन्य प्लेट संपीड़ित नहीं होती, क्योंकि महासागरीय अधस्त जो शीर्ष में ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण प्रसारित होता है, महासागरीय गर्त पर नीचे निक्षेपित हो जाता है। और सागरीय अधस्तल विस्तार महाद्वीपों के संचालन के लिए उत्तरदायी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट है। इसमें कहा गया कि पृथ्वी के चुंबकत्व और सौर पवनों से पृथ्वी की रक्षा में इसकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र की संक्षिप्त व्याख्या है, क्या इसके कारण है, ठीक है। और सौर पवनों को कैसे इसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर रखे काल्पनिक यानी चुंबकीय ध्रुवण की द्विध्रुव की भांति होती है। इस द्विध्रुव का अक्ष पृथ्वी के घूर्णन के संपाती नहीं है, बल्कि वर्तमान में इसे लगभग 11.3 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अंतरिक्ष में यह सौर पवनों के संपर्क में आता है, जो सूर्य को उत्सर्जित होने वाली
अवे अवेशित कणों की धारा होती है। इससे पृथ्वी के चारों ओर मौजूद अंतरिक्ष क्षेत्र में चुंबकत्व मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण होता है। और पृथ्वी के जो ये चुंबकत्व के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो चुंबकत्व का कारण है, तो माना जाता है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की बाह्य क्रोड जो आउटर कोर है, ठीक है, में मौजूद धात्विक द्रव जो पिघला हुआ आपको देखने को मिलता है, लोहा है और निकिल है, की संवहनी गति के द्वारा विद्युत धाराओं के आरंभ होने के कारण उत्पन्न होता है। इसे डायनमो प्रभाव, डायनमो इफेक्ट कहते हैं। यह पृथ्वी के चुंबकत्व की सबसे स्वीकृत संख्या है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परतों में विभिन्न गैसों आयनीकृत अवस्था में हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण आवेशित आयनों की गति के कारण शक्तिशाली विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, जो ये मतलब मैग्नेटोस्फीयर की बात की जा रही है जो, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र इसका पूरा देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी है और ये 11.3 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। और ये लगातार इस तरफ की ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ से मतलब ऐसे मूव करता जा रहा है लगातार, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर आपका ये देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ठीक है। और जियोग्राफिकल इक्वेटर ये हमारा है, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, इसी की बात की जा रही, इसी वाले क्षेत्र की। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा के 3 घटक उत्तरदायी हैं। पहला है कि चुंबकीय दिक्पाल, यानी कि यह किसी स्थान पर चुंबकीय मध्याह्न रेखा तथा भौगोलिक मध्याह्न रेखा के बीच का कोण है, ठीक है। और यह वास्तविक भौगोलिक उत्तरी दिशा और कंपास की सुई द्वारा प्रदर्शित उत्तर की दिशा के मध्य का कोण होता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जैसे ये वाला, ये जैसे ये पृथ्वी हमारी हो गई, ये हमारा, ओ सॉरी सॉरी, पिछले वाले में देख लेते हैं। ये देखो, इसकी बात की जा रही, इस कोण की बात की जा रही जो यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो और दूसरा है हमारा कि जो चुंबकीय नत या नमन का कोण है, यह पृथ्वी के किसी भी निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज दिशा में परिवर्तित निर्मित कोण है, ठीक है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कौन सा है, तो पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रक्षेत्र जो होता है, जो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये सौर पवनों से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी में मैग्नेटोस्फीयर इसे बोसा नाम की परिघटना के कारण सौर ऊर्जा में सुरक्षा प्रदान करता है। खगोल भौतिकी जो है एस्ट्रोफिजिक्स में बोसा तब घटित होता है जब किसी खगोल भौतिकी पिंड का मैग्नेटोस्फीयर समीप में प्रवाहित परिवेशी प्लाज्मा जैसे कि सौर पवनों के संपर्क में आता है। और सौर पवनें जब सौर पवनें पृथ्वी में बोसा से टकराती हैं, तब सौर इलेक्ट्रॉन तीव्रता से गति करते हैं। वे वास्तव में विखंडित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में हानि रहित ऊष्मा के रूप में अत्यधिक विध्वंसक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सौर पवनों से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा को चुंबकीय तूफान और सौर तूफान के रूप में, विस्फोट के रूप में उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो यह, यदि चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं होता तो सौर पवनों के कण और पृथ्वी के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचने वाली ओजोन परत नष्ट कर देते, जिससे पृथ्वी का अधिकांश जीवन नष्ट हो जाता। तो यहाँ मतलब जीना संभव नहीं था इतना इजीली, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर है पृथ्वी का, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी कुछ बना है मतलब इस वायुमंडल में या पृथ्वी पर, या मतलब जितना भी ये सौर मंडल है, उसका कोई ना कोई हमारे जीवन में ज़रूर योगदान मिलता है, ठीक है। तो हमको उनको कनेक्ट करके चीज़ों को अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब कल इसका सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। ऐसे करते करते जितना टेस्ट हो जाएगा उतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और 1 जनवरी से हम लोग प्री का हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे संभवतः, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एंजॉय करो और अपनी फैमिली को बढ़ाते रहो और
खुशखबरी ये है कि हम लोग लगभग 800 के समथिंग पहुंच गए हैं। अपनी फैमिली जो CSC सर्कल फैमिली है, ठीक है, ये CSC फैमिली हम लोग 800 के करीब पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द 1000 की फैमिली बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी एक खुशी का माहौल है और हमारे लिए भी खुशी का माहौल है, ठीक है। तो इस मोमेंट को भी इंजॉय करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है, जब 1000 पूरे होते हैं। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, इतने व्यूअर्स दिए, इतने सब्सक्राइबर दिए, ये आप ही लोगों का सब क्रेडिट है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।